आज का हमारा टॉपिक है बायोफ्यूल्स। तो बायोफ्यूल काफी समय से न्यूज में बना हुआ है। एक तो हमारे यहाँ बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत हुई G20 के दौरान, और दूसरा अभी एथेनॉल बनाने में, जिसे बायो एथेनॉल कहते हैं, उसमें जो गन्ने का जूस यूज करते थे उस पर सरकार ने पहले प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में उसकी अनुमति दे दी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। तो ये बायोफ्यूल पूरा का पूरा टॉपिक न्यूज में बना है, और एक दो बार बायोफ्यूल पॉलिसी से या बायोफ्यूल के जनरेशन से क्वेश्चन आ गया है। तो आज हम बायोफ्यूल पे पूरा डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे कि बायोफ्यूल है क्या, इसकी पीढ़ियां क्या हैं, जनरेशंस जो हैं, इनके फायदे क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं। ठीक है। और भी जो इससे जितने भी मुद्दे जुड़े हैं, जो प्रोग्राम चल रहे हैं, उनको वो सब अब एक एक करके हम देख लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये भी हम समझेंगे कि फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट है क्या। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमें देखना है कि बायोफ्यूल है क्या। देखो, बायोफ्यूल ऐसे ईंधन है जिनका निर्माण ऑर्गेनिक मैटर से होता है, जिनका निर्माण कार्बनिक पदार्थों से बहुत कम अवधि में तैयार कर लिया जाता है। ये भी एक तरह के हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है। तो ये भी एक हाइड्रोकार्बन है, लेकिन इनका निर्माण कार्बनिक पदार्थों से होता है, लिविंग या नॉन लिविंग। या तो जीवित भी हो सकते हैं और डेड ऑर्गेनिक मटेरियल भी हो सकता है। उनसे इसका निर्माण होता है, इसीलिए इन्हें बायोफ्यूल कहा जाता है। लेकिन ये थोड़ा इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं कि इनके अंदर ऑक्सीजन पाया जाता है ज्यादातर में। जैसे एथेनॉल है, मैथेनॉल है, तो C2H5OH फॉर्मूला होता है उसका। मैथेनॉल CH3OH होता है, तो उनमें ऑक्सीजन है। जब ऑक्सीजन होगा तो जलने के लिए ईंधन को ऑक्सीजन चाहिए। तो जब उसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन है तो वो बेहतर तरह से जलता है, तो पोल्यूशन कम करता है। ठीक है। और भी जो कई इसके प्रकार हैं बायोफ्यूल के, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं। जैसे मैं अगर कह दूं बायो हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बनिक पदार्थों का यूज करके भी हाइड्रोजन को बनाया जा सकता है। तो उसको अभी हम आगे देखेंगे। तो हमें सबसे पहले जो देखना है वो है इसकी पीढ़ियां, जनरेशंस। कि पहली पीढ़ी में कौन से सोर्सेस का यूज किया जाता है, दूसरी पीढ़ी के बायोफ्यूल में किसका यूज किया जाता है। डन है। तो देखो, सबसे पहले इस चार्ट को अगर देखूं, देखो इस चार्ट में सिर्फ जनरेशंस दी हैं। हमें देखना है कि उसमें प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि एक बार यूपीएससी में प्रोसेस से क्वेश्चन आया हुआ है। डन है। तो देखो, बायोफ्यूल हमने अभी पढ़ा, जो कार्बनिक पदार्थों से जिनका निर्माण किया जाता है। उसमें एक किण्वन की प्रक्रिया होगी, उनको जलाकर हो गया। ठीक है। उन सब प्रक्रियाओं से इसका निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले देखो, प्राइमरी बायोफ्यूल्स क्या हैं, जो नेचुरल होते हैं। तो नेचुरल में देखो क्या, फायरवुड हो गया, प्लांट हो गया, फॉरेस्ट हो गया, एनिमल वेस्ट जो हम जलाते हैं घरों में, ये तो नेचुरल है। हमें इन पर बात करनी है, इन्हें सेकेंडरी बायोफ्यूल्स कहा जाता है। इसके पहला एग्जाम्पल तो मैं बता दूं आपको, एथेनॉल हो गया, मैथेनॉल हो गया, बायोडीजल हो गया, ठीक है, ब्यूटानॉल हो गया। ठीक है। इस तरह के जो ईंधन है उन्हें बोला जाता है बायोफ्यूल। है ये वाले बायोफ्यूल जिनको हम आर्टिफिशियली निर्माण करते हैं। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन में कौन से आएंगे। देखो, फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो बायोफ्यूल आते हैं, उनमें हम शामिल करते हैं फर्स्ट जनरेशन में। तो फर्स्ट जनरेशन में ज्यादातर खाद्य फसलों का यूज किया जाता है, खाद्य पदार्थों का। जैसे शुगर केन, जैसे शुगर केन। शुगर केन में क्या होगा, शुगर होगा, और शुगर से हम निर्माण कर लेते हैं एथेनॉल का। ठीक है। इसी तरह आपने सुना होगा मेज, मक्का, आलू, जौ, ठीक है, बारले, इनमें स्टार्च होता है। इनमें क्या होता है, स्टार्च होता है। तो स्टार्च भी शर्करा का ही बना होता है, C6H12O6 का ये पॉलीमर होता है। तो उसको तोड़ेंगे तो वो भी क्या बना देगा, शुगर बना देगा। तो उनका यूज किया जाता है। ठीक है। तो इनका हमें प्रोसेस देखना है, वन बाई वन देखते हैं। देखो, जैसे अगर मैं बात करूं आपका, जैसे गन्ना हुआ, शुगर केन हुआ, ठीक है, चुकंदर हुआ, शुगर बीट हुआ। ठीक है। इनके अंदर शुगर पाई जाती है। शुगर का मतलब होता है C6H12O6। तो इसके अंदर जो शुगर होता है, अगर इससे हम शुगर जूस ले लें, जैसे शुगर केन है, तो उससे हमने क्या लिया, शुगर क्या लिया। अब इसका आगे फर्मेंटेशन किया जाता है, किण्वन किया जाता है। ये प्रोसेस याद रखने हैं आपको, फर्मेंटेशन, किण्वन की प्रक्रिया। जैसे हम दूध से दही बनाते हैं, उसमें क्या होता है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस से हम अगर इसको किण्वन करेंगे, इसका फर्मेंटेशन करेंगे, तो निर्माण होगा एथेनॉल का, C2H5OH, इसे कहते हैं एथेनॉल।
लेकिन ये कार्बनिक पदार्थों से बना है तो इसे हम क्या बोलेंगे, बायोएथेनॉल। क्या बोलेंगे, बायोएथेनॉल। तो किसी में भी अगर शुगर का कंटेंट है तो इस प्रोसेस से हम निर्माण कर सकते हैं एथेनॉल का, बायोएथेनॉल। डन है। इसके अलावा देखो दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि जैसे मक्का होता है, जैसे मक्का हो गया, आपका जौ हो गया, बारले, आलू हो गया, इन सब में स्टार्च मिलता है और स्टार्च जो होता है वो शुगर का ही पॉलीमर होता है। तो पहले क्या किया जाता है, इस स्टार्च को एंजाइम का यूज करके, बहुत सारे एंजाइम होते हैं नेचर में, उनका यूज करके इसको पहले शुगर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब शुगर बन गई तो फिर आगे इसी प्रोसेस से हम क्या करेंगे, एथेनॉल का निर्माण कर लेंगे। सही है। तो देखो कौन कौन से हो गए ऐसे मटेरियल या ऐसे पदार्थ जिनमें शुगर है या उसमें स्टार्च है, तो उससे हम किसका निर्माण कर सकते हैं, एथेनॉल का निर्माण कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट जनरेशन में आएंगे। देखो ये सभी की सभी खाद्य फसलें हैं, ये सभी की सभी खाद्य फसलें हैं। तो खाद्य फसलों का यूज हम किसमें कर रहे हैं, बायोफ्यूल के निर्माण। डन है। इसके साथ साथ देखो अगर मैं क्या करूं, कुछ और भी स्टॉक है, जैसे आपने सुना होगा वेजिटेबल ऑयल। टेबल ऑयल सुने हैं? जो आप लाते हो खाना बनाने के लिए, कुकिंग ऑयल प्लस एनिमल फैट। क्या, एनिमल फैट। इस एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल से भी आप क्या कर सकते हो, बायोडीजल का निर्माण करोगे, बायो डीजल का निर्माण होगा। लेकिन इसका एक प्रोसेस है जो आपको याद रखना है, वो क्या है, ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन। ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से बायोडीजल का निर्माण होता है। तो देखो फर्स्ट जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो हो गया, शुगर से हो सकता है, दूसरा स्टार्च से हो सकता है, और तीसरा एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल से होता है। और जब इसका ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन करते हैं तो बायोडीजल का निर्माण हो जाता है। डन है। तो पहली पीढ़ी में अगर मैं बात करूं, देखो यहीं से चिंताएं निकल के आती हैं। देखो ये रही फर्स्ट जनरेशन। यहां पर सिर्फ नाम लिखे हैं, हमें क्या करना है कि प्रोसेस को भी थोड़ा जानना है। तो देखो ये रहा फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल में, देखो वीट हो गया, तो भी शुगर होता है। आजकल लोग बहुत सजेशन देते हैं कि आपको वीट को थोड़ा कम करना चाहिए, तो इससे शुगर कम होगा। तो वीट हो गया आपका, फिर देखो बार्ले हो गया, कॉर्न हो गया, पोटैटो हो गया, शुगर केन हो गया, देखो शुगर बीट हो गया। ये सारे के सारे क्या है, इनमें या तो शुगर है या इनमें स्टार्च है। और इससे नीचे वाले देखो, जैसे सोयाबीन हो गया, कोकोनट हो गया, सनफ्लावर हो गया, रेपसीड हो गया, इन सब में ऑयल है। ऑयल है, अभी हमने पढ़ा था वेजिटेबल ऑयल, उसका यूज करके ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन से हम निर्माण कर सकते हैं। और इसके नीचे देखो क्या है, यूज्ड कुकिंग ऑयल, एनिमल फैट, इन सबसे ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन के प्रोसेस से निर्माण होता है। डन है। तो कई बार आपसे सोर्स भी पूछ लेगा और हो सकता है कि कभी प्रोसेस भी लगा ले साथ। डन है। अब आते हैं सेकंड जनरेशन पे। देखो सेकंड फर्स्ट जनरेशन की पहले और बात करते हैं। देखो फूड वर्सेस फ्यूल की डिबेट यहां से क्रिएट होती है। देखो क्या कहते हैं कि अगर हम बायोफ्यूल बनाने में इन खाद्य पदार्थों का यूज करेंगे तो खाने के लिए पदार्थों की कमी हो जाएगी। अगर गेहूं का यूज, अगर गन्ने का यूज, इन सब का यूज हम ईंधन को बनाने में करेंगे तो लोगों के लिए क्या बचेगा, तो इनकी महंगाई बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगा, हो सकता है इनकी कमी हो जाए, तो फूड सिक्योरिटी को, खाद्य सुरक्षा को भारत की समस्या हो सकती है। तो ये इसकी आलोचना की जाती है कि आप जो फूड की जगह आप किसको प्रायोरिटी दे रहे हो, फ्यूल को प्रायोरिटी दे रहे हो। सही है। और भारत जैसे देश में जहां बहुत जनता पॉपुलेशन जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है और भारत में खाद्यान्न की कमी होने की चिंता हो सकती है कभी भी, तो उस जैसे देश के लिए हम इन पदार्थों को फ्यूल में यूज नहीं कर सकते। डन है। तो ये कंसर्न रहता है इसको लेकर। दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है कि इनमें बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनमें पानी बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, जैसे गन्ना। ठीक है, बहुत ज्यादा पानी का उसमें क्यों था, यही यूपीएससी में क्वेश्चन भी था कि गन्ना का उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा पानी देना पड़ता है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है वो। तो अगर ऐसी फसलों को हम उगाएंगे तो पहले से ही भारत में जल संकट की स्थिति है, वाटर स्ट्रेस की स्थिति है, तो इससे और वाटर स्ट्रेस क्या बढ़ जाएगा। तो एक आपने क्या, और दूसरा आप फ्यूल के लिए वाटर को यूज कर रहे हो। तो भारत जैसे देश में जहां वाटर स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है वहां ये एक और कंसर्न है। ठीक कह रहा हूं, दो कंसर्न इसको लेके उठाए जाते। तीसरा तीसरा कह रहा है कि हम लैंड को लेके कंपटीशन हो जाएगा कि फ्यूल के लिए यूज करें या खाद्यान्न के लिए, लैंड कम पड़ने लगेगी।
हमें और लैंड चाहिए। अगर हमें आज जितना हम खाद्यान्न का उत्पादन कर रहे हैं उतना ही उत्पादन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और लैंड को एग्रीकल्चर के अंदर लाना पड़ेगा, खाद्यान्नों को उगाना पड़ेगा। तो कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि लैंड लिमिटेड है तो कंपटीशन रहेगा कि किसके लिए किसका यूज किया जाए। डन है। तो भूमि को लेकर कंपटीशन होगा, पानी को लेकर प्रॉब्लम हो जाने वाली है, खाद्य सुरक्षा को लेकर इससे दिक्कत है। तो फर्स्ट जनरेशन को ये समस्याएं बताई जाती। इसी से लेकर क्या था, फूड वर्सेस फ्यूल लिखा था कि हम खाद्यान्न को प्रायोरिटी दें, खाद्य सुरक्षा को प्रायोरिटी दें या फ्यूल को प्रायोरिटी दें। डन है। और इसीलिए भारत में इस साल शुगर का उत्पादन कम होने वाला था। उसका रीजन क्या था कि गन्ने का उत्पादन कम था। कर्नाटका और महाराष्ट्र जैसे स्टेट में इस बार ड्राई सीजन था तो गन्ने का उत्पादन उतना नहीं हो रहा था। तो सरकार ने सोचा कि इस एथेनॉल का यूज करके जब हम इस गन्ने का यूज करके हम किसका निर्माण करेंगे, बायोफ्यूल का। तो अगर बायोफ्यूल का निर्माण करेंगे तो चीनी कैसे बनेगी, ठीक है। देखो इसका प्रोसेस का एक डायग्राम और है, मैं आपको दिखाता हूं। देखो अगर हम ये देखो, अगर ये शुगर केन था, इसका इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग की, इससे या तो शुगर बन जाएगी या क्या बचेगा, इसका जो बचा हुआ पार्ट होता है उसे मोलासेस बोलते हैं। अभी बताता हूं। मोलासेस होता है या केन जूस होगा। इसका यूज आप किस में कर लो, एथेनॉल को बनाने में। तो या तो आप ये वाला रास्ता लोगे जिससे आप एथेनॉल का निर्माण कर रहे हो, या आप इसका शुगर का निर्माण करोगे। तो सरकार ने क्या कहा कि आप इस जो केन जूस है इसका यूज आप एथेनॉल में नहीं करोगे, आप इससे किसका निर्माण करोगे, शुगर का निर्माण। डन है। ये कह रहा हूं, आप इस मोलासिस का यूज कर सकते हो वहां, लेकिन इस शुगर केन का जूस का यहां यूज नहीं करोगे। आप इससे शुगर का ही उत्पादन करो ताकि इंडिया में शुगर की शॉर्टेज ना हो जाए। ठीक है, ये बात समझ में आई। देखो तो ये वाली दिक्कत, लेकिन बाद में सरकार ने इसको क्या किया, कुछ प्रतिबंधों के साथ अलाउ कर दिया कि आप इतने टन है जो शुगर है या शुगर केन का जूस है उसको उधर डाइवर्ट कर सकते हो, ज्यादा को नहीं। ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस पूरा का पूरा, इसीलिए फूड वर्सेस फ्यूल की डिबेट थी। तो इस साल गन्ने का उत्पादन कम हुआ। तो जब गन्ने का उत्पादन कम हुआ और अगर हमने इस एथेनॉल को बनाने में उस गन्ने का यूज किया तो ये शुगर कम हो जाएगी। तो सरकार ने इस प्रोसेस पर इधर वाले पे रोक लगा दी थी, ये केन जूस वाले पे। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी। तो वो वही डिबेट फिर से शुरू होगी, फूड वर्सेस फ्यूल, कि इस फूड से हम फ्यूल को बनाएं या फूड में यूज करें या खाने में यूज करें। डन है। तो ये बात पूरी की पूरी विवाद था, लेकिन बाद में सरकार ने कहा कि आप इतने टन शुगर को कन्वर्ट कर सकते हो उधर मेथनॉल में। डन है। आगे चलो देखो। तो ये था आपका पूरा का पूरा फर्स्ट जनरेशन का। डन है। तो इसके बाद देखो अब सेकंड जनरेशन में क्या होता है। देखो फर्स्ट जनरेशन में तो था कि हम खाद्य फसलों का यूज कर रहे हैं, लेकिन सेकंड जनरेशन में हम यूज करते हैं उनके वेस्ट का। हा? उनके वेस्ट का, खाद्य फसलों के बचे हुए पार्टों का, जैसे उनका स्टेम बच जाता है, ठीक है, उनके ऊपर का जो कवर होता है वो बच जाता है। सही? तो इनका यूज किया जाता है। तो खाद्य पदार्थों के वो पार्ट जिनका यूज नहीं किया जाता वो अपशिष्ट जिन्हें बोलते हैं, वेस्ट होता है जो। दूसरा, गैर खाद्य फसलों का यूज किया जा सकता है। ऐसी फसलें जिनका आप यूज नहीं करते हो खाने में, उनका यूज किया जाता है सेकंड जनरेशन में। तो दो बातें याद रखनी है। एक तो खाद्य फसलों के वो भाग जिनका यूज नहीं होता, जो वेस्ट होता है, उनका यूज कर सकते हो, जैसे स्टेम हो गया, ऊपर का भूसा जो होता है वो हो गया, हस्क वगैरह, ये सब का यूज कर सकते हो। दूसरा, आप ऐसे प्लांट को पूरे का पूरे को यूज कर सकते हो जिनका यूज खाद्यान्न में नहीं होता, जैसे जेट्रोफा, जैसे जेट्रोफा, और भी कोई भी प्लांट जिसका हम खाने में यूज में नहीं करते हैं उनका हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इनका खाद्यान्न में यूज नहीं हो रहा। डन है। तो सेकंड जनरेशन बस इसी से जुड़ी हुई है। फर्स्ट जनरेशन की जो कमी थी वो सेकंड जनरेशन में सही हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, कि हम अब फूड वर्सेस फ्यूल की डिबेट नहीं रहेगी। हम गेहूं का यूज कर लेंगे खाद्यान्न में और उसके बचे हुए पार्ट का यूज कर लेंगे बायोफ्यूल में। और ये जो है हर साल पराली जलती है, अपशिष्टों को जलाया जाता है, उससे एयर पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। ठीक है? दूसरा, पूरे के पूरे प्लांट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इनका प्रोसेस अभी हम देखते हैं। देखो इसमें देखो क्या, कसावा है, जेट्रोफा है, देखो इसका जेट्रोफा का भी यूज कुछ नहीं है, स्ट्रॉ हो गया, देखो ग्रास होगी, वुड हो गया, इन सब का यूज किया जाता है। डन। तो अब देखो इसमें क्या होगा, देखो इसके प्रोसेस को हमें देखना होगा। देखो सेकंड जेन में क्या करना है,
सेकंड जेन, इसमें लिग्नो सेलुलोजिक बायोमास होता है, लिग्नो सेलुलोजिक बायोमास। अब ये क्या होता है, देखो कोई भी जो प्लांट होता है उसकी सेल वॉल लिग्नो सेलुलोज की बनी होती है, लिग्निन और सेलुलोज की, इसकी लिग्निन और सेलुलोज की जो पदार्थ होते हैं, इसी से प्लांट की की पूरी जो बाहरी सेल वॉल है वो बनी होती है, क्यों, क्योंकि प्लांट बना ही इससे होता है। तो इस लिग्नो सेलुलोज ये काफी सॉलिड होता है, जल्दी टूटता नहीं है, लेकिन ये भी क्या है, ये भी शुगर का एक पॉलीमर है, शुगर का एक पॉलीमर है। तो इसको अगर मैं शॉर्ट में कहूं पूरी सेकंड जनरेशन को, तो ये होता है लिग्नो सेलुलोजिक बायोमास का यूज करके हम बायोफ्यूल का निर्माण करते हैं। लेकिन करते कैसे हैं, देखो अगर मैं इसका यूज करूं, तो ये मान लो प्लांट था, और ऐसा प्लांट था कि जिसका हम यूज नहीं करते हैं खाने में, तो इस पूरे के पूरे प्लांट की जो स्ट्रक्चर है वो किससे बनी है, लिग्नो सेलुलोज की। तो अब इसको क्या किया जाता है, इसमें भी एंजाइम्स का यूज किया जाता है, एंजाइम्स का यूज करेंगे और ये टूट के बदल जाएगा किसमें, शुगर में, जैसे स्टार्च को बदला था उसी तरह से इसको शुगर में कन्वर्ट करते, और जब शुगर में कन्वर्ट कर लिया जाता है तो उसके बाद इसको वापस वही फर्स्ट जनरेशन वाला प्रोसेस किण्वन का, और जब किण्वन होता है, फर्मेंटेशन होता है, तो ये वापस से C2H5OH में बदल है। तो लिग्नोसेलुलोजिक बायोमास से, या यूं कहूं जो प्लांट है उसकी स्ट्रक्चर से, उसके बायोमास से हम इसका निर्माण करते हैं, लेकिन खाने वाला भाग यूज नहीं किया जाएगा, ना राइस का ना व्हीट का, कोई भी खाने वाला भाग इसमें यूज। तो हम म्युनिसिपैलिटी सॉलिड वेस्ट से भी इसको बना सकते हैं, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी सॉलिड वेस्ट से भी बना सकते हैं। तो ये पूरा कब, इसके अलावा देखो और भी बहुत सारे इसमें प्रोसेस हैं। देखो एक प्रोसेस ये होता है कि ये मैं इसको लिग्नो सेलुलोजिक बायोमास को इससे लिख रहा हूं, LCB से, ठीक है। इस लिग्नो सेलुलोजिक बायोमास को हम जला लें, इसको जब जलाएंगे, इस प्रोसेस को कहा जाता है गैसिफिकेशन, कहते हैं गैसिफिकेशन, समझ में आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, गैसिफिकेशन। तो जब गैसिफिकेशन का जो प्रोसेस होगा, इससे ये जब जलेगा तो इससे निर्माण होगा CO2 का, प्लस हाइड्रोजन का, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का, ये सभी पदार्थ इसमें बनते हैं, और इसे कहा जाता है सिन गैस, कहते हैं सिन गैस, ठीक है। तो सिन गैस का निर्माण हो गया। अब सिन गैस से क्या करेंगे, इसमें तो कोई बायोफ्यूल नहीं है, अब होगा क्या, देखो इस सिन गैस के कंपोनेंट आपस में रिएक्शन करते हैं, जैसे ये CO2 रिएक्ट करेगा H2 के साथ, हाइड्रोजन के साथ, और जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये बना देते हैं मैथेनॉल, का निर्माण होता है मैथेनॉल, CH3OH। ये दोनों ने, देखो CO2 ने और हाइड्रोजन ने आपस में रिएक्शन किया, और इस प्रोसेस को बोला जाता है सिंथेसिस। क्या बोलते हैं, सिंथेसिस, सिंथेसिस। संश्लेषण की प्रक्रिया से हम इसका आपस में रिएक्शन होता है और आगे बन जाएगा मैथेनॉल, है। तो एक प्रोसेस तो कौन सा हो गया, फर्मेंटेशन का, जो एंजाइम से होता है। दूसरा प्रोसेस देखो क्या हो रहा है, केमिकल है और थर्मल है, थर्मोकेमिकल है, ठीक है। तो इसको हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा देखो, इसके अलावा एक और इसमें मेथड होता है LCB में, जिसे बोलते हैं पायरोलाइसिस। ये क्वेश्चन आया हुआ यूपीएससी में, पायरोलाइसिस। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम क्या करते हैं, किसी को जलाते हैं पदार्थ को, ये गैसिफिकेशन वाला प्रोसेस करते हैं, तो उसे बोला जाता है पायरोलाइसिस। और इस प्रोसेस से भी आखिर में जाके आपका क्या बनेगा, बायो फ्यूल बनेगा, सेम जैसे ये बना है। लेकिन अब ऑक्सीजन का कंटेंट यहां पर कम रखा जाता है, ठीक है। तो ये तीन प्रोसेस आपको याद रखने हैं, फर्मेंटेशन, किण्वन हो गया, गैसिफिकेशन हो गया, और पायरोलाइसिस है। तो पायरोलाइसिस शब्द का अर्थ होता है कि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम गैसिफिकेशन करते हैं, है ना, किसी चीज को जलाया जाता है, तो उसे बोलते हैं पायरोलाइसिस। ये बात समझ में आई। तो सेकंड जनरेशन में अगर मैं कुल मिला के बात करूं तो कौन कौन से आगे, जितने भी प्लांट हैं सबका यूज किया जा सकता है, लेकिन बस शर्त यह है कि वो क्या ना हो, खाद्य पदार्थ ना हो, ठीक है। और जो खाद्यान्न वाली फसलें हैं उनका भी जो बचा हुआ भाग है, जो उनका वेस्ट है, उसका आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे वही हैं, देखो जेट्रोपा हो गया, कसावा हो गया, स्ट्रॉ हो गया, ग्रास हो गया, वुड हो गया, इन सबका यूज डन है।
लेकिन देखो इससे फूड वर्सेस फ्यूल की डिबेट खत्म हो गई। डन। लेकिन अभी भी थोड़ी सी डिबेट रहेगी। देखो कैसे रहेगी कि मान लो कि ये जेट्रोफा है तो ये कोई खाद्य फसल तो नहीं है, ये खाद्य फसल नहीं है, तो हो सकता है कि लोग इसका उत्पादन ज्यादा करें। जहां पर आपको खाद्यान्न उगाना था, लोग उसकी जगह किसको उगाए? जेट्रोफा को। अगर उन्हें प्राइस ठीक मिल रहा है तो वो खाद्यान्न फसलों की जगह किसका यूज करने लगेंगे? जेट्रोफा का। सही है। तो जब इनका यूज करेंगे तो आप फिर से फूड वर्सेस फ्यूल की थोड़ी सी डिबेट क्रिएट हो जाएगी। लेकिन हाँ, खाद्यान्न फसलों को लेके कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि खाद्यान्न फसलों का जो खाने वाला भाग है वो तो हम यूज नहीं कर रहे, तो वहां वाली डिबेट तो खत्म हो जाएगी। लेकिन यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी कि हम क्या कर रहे हैं, इनमें कंपटीशन क्रिएट कर दे रहे हैं कि जो गैर खाद्य फसलें हैं, हाँ लैंड भी हो जाएगा, प्लस हो सकता है कि हम क्या करें कि लोग किसकी खाद्यान्न फसलों की जगह इनको उगाने लगे। सही है। और दूसरा ये भी होगा कि जब हम इन फसलों को उगाएंगे तो हमें लैंड और चाहिए। जब हमें लैंड और चाहिए तो हम क्या करेंगे? डिफोरेस्टेशन करेंगे, निर्वनीकरण, पेड़ों को काटेंगे, उनकी जगह नई लैंड को लाएंगे और वहां पर फिर कृषि करना शुरू कर देंगे। डन। तो ये इसको भी लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन उतनी डिबेट नहीं है जितनी फर्स्ट जनरेशन को लेकर। उसमें तो सीधा हम खाने वाले पार्ट को यूज कर रहे हैं बायोफ्यूल में। डन। अब आता है थर्ड जनरेशन, जो इनका भी सॉल्यूशन देगा। ठीक है। थर्ड जनरेशन में हम यूज करते हैं शैवालों का शैवाल का यूज किया जाता है। ये छोटे छोटे एल्गी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है छोटे छोटे। तो इन शैवालों का यूज करेंगे हम। इन शैवालों को क्या करें, किसी तालाब में उगा लेंगे। इनके लिए उपजाऊ भूमि का होना कोई जरूरी नहीं है, इनके लिए स्वच्छ जल का होना जरूरी नहीं है। इनको सैलाइन वाटर, लवणीय जल में उगाया जा सकता है, गंदे जल में उगाया जा सकता है, ऐसी जगह पर, बंजर जगह पर उगाया जा सकता है। तो थर्ड जनरेशन में हम शैवालों का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, सूक्ष्म जीवों का यूज करते हैं। तो शैवालों को किसी तालाब में, किसी पौंड में वाली, इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो इनको फिर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का यूज करके हम बायोफ्यूल का निर्माण कर सकते हैं। जैसे गैसिफिकेशन कर लें, जला लें, जलाएंगे तो वो गैसेस निकलेंगे, उनका यूज कर लें, पायरोलाइसिस कर लें। और इनके अंदर भी क्या मिलता है? फैट मिलता है, जैसे एनिमल फैट है, ट्राइग्लिसरॉल होता है, तो उसका यूज करके, जैसे वेजिटेबल ऑयल से हमने ट्रांसएस्टरिफिकेशन से बनाया था, तो इसका यूज भी ट्रांसएस्टरिफिकेशन से किया जा सकता है। डन है। तो पहला हम कैसे यूज कर सकते हैं इस बायोमास का? गैसिफिकेशन से, पायरोलाइसिस से, और थर्ड वन कौन सा हो गया? ट्रांसएस्टरिफिकेशन से। इन प्रोसेस से भी इसका निर्माण किया जाता है। ये थर्ड जनरेशन होगी। तो थर्ड जनरेशन में फूड वर्सेस फ्यूल की डिबेट भी खत्म हो गई, वाटर स्ट्रेस की समस्या भी खत्म हो गई। तो इसका यूज करेंगे तो ये सबसे बेहतर तरीका है। डन। अब इसका भी एक अगला वर्जन है, फोर्थ जनरेशन। तो अगर मैं यहां थर्ड जनरेशन की बात करूं तो देखो ये रहा, माइक्रो एल्गी और माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। डन है। अब अगला देखो, फोर्थ जनरेशन। अब फोर्थ जनरेशन में इन्हीं एल्गी का यूज किया जाता है, शैवालों का यूज करते हैं। लेकिन शैवाल जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, आनुवंशिक रूप से संशोधित किया जाता है, उनके डीएनए में कुछ छेड़छाड़ की जाती है जिससे वो वायुमंडल से अधिक CO2 को अवशोषित करें। इनको इस कैपेबल बनाया जाता है कि ये वायुमंडल से CO2 को अधिक मात्रा में अवशोषित करेंगे। तो इन्होंने वायुमंडल से CO2 को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है। तो यही प्रोसेस हो गया पहले वाला कि शैवाल है। लेकिन इसके बाद का प्रोसेस क्या है? इसमें बहुत कई सारी विधियां हैं। ठीक है। अगर हम इनका यूज करें सीधा, तो अगर इस प्रोसेस से, अगर ये हमारा शैवाल था, बहुत सारे शैवाल हैं, उनका हम क्या कर सकते हैं? गैसिफिकेशन, और फिर क्या निकलेगा? CO2 CO प्लस H2। फिर इनसे वापस से हम बना सकते हैं CH3OH। क्लियर है? तो ये आपका पूरा का पूरा मेथेनॉल बना देगा। लेकिन इसमें इनकी विशेषता क्या है? ये वायुमंडल से CO2 को पहले वालों की तुलना में ज्यादा अवशोषित करते हैं। इसको कार्बन न्यूट्रल भी माना जाता है, या कई बार बोल देते हैं कार्बन नेगेटिव भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन नेगेटिव। मतलब ये वायुमंडल से CO2 को ज्यादा अवशोषित करते हैं उत्सर्जन की तुलना में।
कि मान लो वायुमंडल से 100 इकाइयों को इन्होंने क्या किया, अवशोषित किया, तो बाहर निकलेंगे इनके जलाने से 60 या 70। तो इन्होंने वायुमंडल में 30 इकाइयों की कमी कर दी, कार्बन नेगेटिव। देखो वो कैसे होगा, देखना। अगर मैंने इस सवाल से ये बनाया CO2 और CO को, डन। और अगर मैं क्या करूं, इस CO2 को कैप्चर कर लूं और इसको स्टोर कर लूं, कैप्चर, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी। हम क्या करेंगे, इस CO2 को कैप्चर कर लेंगे, जब ये उत्सर्जित होगी तो उसको अवशोषित कर लेंगे और क्या करेंगे, या तो गहरे सागर में उसको भेज देंगे, या जो पुरानी कोयले की खदानें हैं वहां पर उनको डाल सकते हैं, भूमि के नीचे डाल सकते हैं या ओशन के गहराई में। तो वायुमंडल से ये CO2 तो खत्म हो गई, तो ये तो गायब हो गया। ठीक है, तो बचा क्या, हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन होगा इसे बोलेंगे बायो हाइड्रोजन। क्या कहते हैं, बायो हाइड्रोजन। और जब ये जलेगा तो ये तो किसी भी CO2 गैस का उत्सर्जन नहीं करेगा। फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी से जब इसका यूज करेंगे तो जब हाइड्रोजन जलेगा तो इससे तो कोई एमिशन नहीं होने वाला, ये तो ग्रीन फ्यूल है। तो हमने क्या किया, वायुमंडल से CO2 को कम कर लिया और उसको गहरे भाग में भेज दिया, तो वायुमंडल से टोटली CO2 क्या हो रहा है, कम। ठीक है, देखो दोबारा देखो, हमने क्या किया, इस शैवाल ने वायुमंडल से CO2 को लिया और अपने बायोमास का निर्माण किया या अपने शरीर का निर्माण किया। जब हमने इसको जलाया तो CO2 CO प्लस H2 निकला। इस CO2 को हमने कैप्चर कर लिया और स्टोर कर दिया। कहां करेंगे, ओशन के नीचे या लैंड में, कि माइन जो होती है हमारी कोयले की, ठीक है, उनमें हमने इसको डाल दिया। लेकिन तो बचेगा क्या, हाइड्रोजन। इसका हम यूज कर सकते हैं ईंधन के रूप में। तो जब ये जलेगा तो ये कोई CO2 नहीं निकालेगा। तो इट मींस क्या, हमने टोटल नेगेटिव बना दिया इसको, वायुमंडल से CO2 का स्तर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए फोर्थ जनरेशन में कुछ ऐसे फ्यूल हैं जो कार्बन नेगेटिव है, सभी नहीं है, कुछ फ्यूल हैं जो कार्बन नेगेटिव है। डन है। तो ये पूरा का पूरा आपकी फोर्थ जनरेशन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या शैवालों का यूज करते हैं। तो ये आपकी 4 जनरेशन हैं जो इसमें हमें पढ़नी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड, डन है। तो ये पूरा का पूरा इनको लेकर इशू में ये चल रहा था। तो अब समझ में आया फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट क्या है, कि फूड में यूज करें या फ्यूल में यूज करें जो खाद्यान्न फसलें हैं, गेहूं का, गन्ने का, आलू का, चुकंदर का, आपका जौ का, मक्के का, इनका यूज कहां करें। तो अगर करते हैं तो डिबेट क्रिएट, उसका कुछ सॉल्यूशन दे देगा सेकंड और फिर आगे थर्ड और फिर फोर्थ। डन है। अब इसी में से अगर मैं पूछूं शैवाल का यूज और कैसे कर सकते हैं, जो पहले किया था हमने, ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन से कर सकते हैं, पायरोलाइसिस से बना सकते हैं, वो सारे के सारे फ्यूल यहां बन जाएंगे। डन है। तो ये आपका क्या हो गया, बायो फ्यूल की जनरेशन है। तो ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, ये पूरा शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या क्या है इसको अभी देखते हैं। देखो बायोफ्यूल का महत्व क्या है, देखो इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। देखो बायोफ्यूल सबसे पहली बात तो क्या होगा, ये हरित है, पॉल्यूशन क्या करते हैं, कम करते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, किसके तुलना में, ट्रेडिशनल हाइड्रोकार्बन की तुलना में, पेट्रोल की तुलना में, डीजल की तुलना में ये ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करते हैं। और मैंने रीजन बताया, इनमें ऑक्सीजन होता है तो बेहतर जलता है, तो उत्सर्जन कम होता है। दूसरा, ये नवीकरणीय है, कि वापिस वापिस हम उगा सकते हैं इनको, ऐसा थोड़ी खत्म हो जाएंगे, कभी खेती करते हैं उनकी कृषि होती रहेगी, ये बनते रहेंगे। तो इनका जो स्टॉक है वो हमेशा अवेलेबल रहेगा, उपलब्ध रहेगा, कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखो हमने क्या लिखा था, पर्यावरण मित्र है। दूसरा क्या है, नवीकरणीय है। तीसरा, भारत का क्या करेगा, इंपोर्ट को कम करेगा, ऊर्जा सुरक्षा को निर्धारित करेगा। हम क्या करते हैं, ज्यादातर हमारे ईंधन के लिए, हमारे पेट्रोलियम के लिए अरब देशों पर निर्भर हैं, या कई अन्य देशों पर, अब तो रशिया से भी मंगा रहे हैं और कई देशों से भी मंगा रहे हैं। हमने हमारे एनर्जी बास्केट को थोड़ा डाइवर्सिफाई किया है, लेकिन हम निर्भर तो क्या है, अन्य देशों पर है। तो अगर हम बायोफ्यूल का यूज करेंगे तो उनका उत्पादन हम खुद कर सकते हैं, तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, हमारी दूसरों पर निर्भरता कम होगी, आत्मनिर्भर होंगे, हमारा आयात का बिल कम होगा। तीसरा, किसानों की आय बढ़ेगी, अगर इनका यूज करेंगे तो किसानों के पास वैकल्पिक स्रोत भी रहेगा, तो उनकी आय बढ़ेगी, किसानों की आय बढ़ेगी, ग्रामीण विकास होगा। जितनी भी ये रिफाइनरीज वगैरह लगेंगी, कहां लगेंगी, जहां पर इनका सोर्स है। तो बायोफ्यूल का बायो जो इनके सोर्स हैं, जो
मान लो कि आपकी फसलें वगैरह ये खेतों में होती हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में होंगी, तो रिफाइनरी भी तो कहाँ लगेंगी, ग्रामीण क्षेत्र में, तो ग्रामीण विकास भी होगा, रूरल डेवलपमेंट होगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। तो ये सारे के सारे इसके क्या बढ़ेंगे, आप ये जो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, जो पराली का हर साल दहन होता है वो भी बचेगा। आप इसका यूज क्या करोगे, जो अपशिष्ट है उनका यूज बायोफ्यूल में बनाने में कर लोगे, तो ये जो दिल्ली में हर साल समस्या होती है गैस चैम्बर बनने की, वो भी कम हो जाएगी। एनर्जी ट्रांजिशन में हेल्प करेगा। एनर्जी ट्रांजिशन मतलब कि हम हमारे जो ऊर्जा का यूज है वो परंपरागत कोयला पेट्रोलियम से हम किधर ले जाएं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर ले जाएं। उस एनर्जी ट्रांजिशन में ये हमारी सहायता करेगा। तो ये सारे के सारे इसके क्या है, बेनिफिट है, और हो सकता है फ्यूचर में हम निर्यात भी कर लें। तो ये देखो, ये सारे मैंने लिख के दिए, पर्यावरण मित्र है, ऊर्जा सुरक्षा है, नवीकरणीय प्रकृति है, ग्रामीण विकास होगा, अपशिष्टों का उपयोग किया जा सकता है, ऊर्जा संक्रमण में हेल्प करेगा, और जैव ईंधन का निर्यात भी कर सकते हैं। ठीक है, चुनौतियां देखो क्या है इसके सामने। देखो, एक तो वही कि भूमि उपयोग एवं खाद्य सुरक्षा को लेकर फूड वर्सेस फ्यूल वाली डिबेट, कि इससे हो सकता है कि खाद्यान्न का हम डाइवर्ट कर दें फ्यूल की तरफ, तो फूड सिक्योरिटी संकट में आ जाएगी हमारी। भूमि उपयोग को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है कि हम बायोफ्यूल के लिए या फ्यूल्स के लिए भूमि का यूज करने लगे, खाद्यान्न के लिए यूज ही ना करें। सही है, तो उससे भी हमारी समस्या उत्पन्न हो सकती है, कंपटीशन हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखो जैव विविधता का विनाश। जब हम बायोफ्यूल को उगाएंगे और खाद्यान्न भी हमारी आवश्यकता है और बायोफ्यूल्स के लिए भी हमें फसलें उगानी है, तो हमें लैंड और चाहिए। तो लैंड जब हमें और चाहिएगी तो हम क्या करेंगे, पेड़ों को काटेंगे। पेड़ों को काटेंगे तो जैव विविधता का विनाश होगा। देखो, और दूसरा उससे मोनोकल्चर हो जाएगा। दूसरा उससे क्या होगा, मोनोकल्चर, एक ही तरह की फसल हो जाएगी पूरे इलाके में, तो जो डायवर्सिटी है वो क्या हो जाएगी, खत्म। समझ में आ रहा है? मोनोकल्चर का मतलब क्या, पूरे बड़े इलाके में एक ही तरह की फसल, जिनसे हम बायोफ्यूल का उत्पादन करते हैं। मान लो जेट्रोफा हो गया, कसावा हो गया, इसी तरह की फसलें अगर बहुत बड़े रीजन में होंगी तो मोनोकल्चर और दूसरी फसलें धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। सही है, इसके बाद देखो क्या, तकनीकी एवं आधारभूत संरचना की अब देखो, तकनीक में भी इंजन में आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। जब आप फ्यूल को डालोगे तो इंजन भी तो चेंज होगा। जैसे अभी हमने देखा E20 तक के टारगेट रहे हैं, आने वाले टाइम में अगर E50 E80 तक ले जाते हैं तो आपको इंजन में भी बहुत सारा चेंज करना पड़ेगा, है ना। इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको बदलना पड़ेगा, आपको पूरा का पूरा रिफाइनरीज लगानी पड़ेंगी, वहां से उसको अन्य देशों में भेजने की भी, आपको अन्य क्षेत्रों में भेजने की भी चुनौतियां हैं, है नहीं। ये तो कुछ ही क्षेत्रों में होंगे, इनका पूरा का पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेम थोड़ी होगा। तो उसके लिए पूरी की पूरी आपको क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आधारभूत ढांचा चाहिए कि रिफाइनरी कहाँ होगी, फिर वहां से उसको कैसे ले जाया जाएगा, कैसे उसको पहुंचाया जाएगा, वो सारा का सारा आपका क्या चाहिए, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चाहिए। तो उसको लेकर भी चुनौतियां हैं कि कैसे करेंगे, पैसे को लेकर चिंता है कि इतना पैसा कहां से लाएंगे। ठीक है, फिर देखो उपभोक्ता इसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि इनका उतना परफॉर्मेंस नहीं होता जितना पेट्रोल और डीजल का है। ये लोग कहते हैं ना, गाड़ी उठती नहीं है, तो वैसा परफॉर्मेंस नहीं है, तो लोग इसको जल्दी एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी एक चुनौती है। ठीक है, तो ये सारे की सारी इसमें क्या रहती है, चुनौतियां डन है, कोई दिक्कत इसमें। इसके बाद देखो भारत प्रयास क्या क्या कर रहा है, तो सबसे पहला तो आएगा बायोफ्यूल पॉलिसी। भारत ने बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 को लाया, अभी हम देखेंगे उसको। इसके अलावा एक भारत परियोजना लाया, कौन सी, गोबरधन, जिसमें आप क्या करते हो, मवेशियों के गोबर को, खेतों में जो अपशिष्ट हैं उनका उपयोग खाद बनाने में, बायोगैस बनाने में, बायो सीएनजी बनाने में यूज करते हो। मतलब गोबर का यूज आप इन कामों में कर सकते हो, बायोफ्यूल को बनाने में, खाद भी बना सकते हो। डन है। इसके अलावा भी देखो क्या, E20 जो ब्लेंडिंग है, ये भी भारत ने टारगेट रखे हैं। मतलब E20 का मतलब क्या होता है कि पेट्रोल में 20% क्या होगा, एथेनॉल। E20 का मतलब है कि एथेनॉल का 20% मिक्सिंग की जाएगी पेट्रोल के अंदर। तो भारत ने इसका लक्ष्य 2025-26 कर दिया, पहले 2030 था। पहले था कि 2030 तक हम पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण करेंगे। अब तो मिलने भी लगा E20 वाला, दिल्ली वगैरह में अपने तो यहां मिल रहा है। तो E20 है कि 20% उसमें क्या रहेगा, एथेनॉल रहेगा। तो इसका टारगेट पूरे देश के लिए 2025-26 रखा, पहले 2030 था।
अभी हम बायोफ्यूल पॉलिसी देखेंगे 2018, उसमें 2030 का टारगेट था ये, अब उसको पहले पीछे खिसका के 2025-26 कर दिया गया। डन है। तो इस तरह के प्रयास भारत कर रहा है। तो ये देखो यहां पर, ये बायोफ्यूल पॉलिसी है जो 2018 है। देखो इसमें किया क्या गया, देखो इसमें सबसे पहले तो इनको क्लासिफाई किया गया, दो तरह के फ्यूल बताए गए कि एक तो बेसिक है और एक एडवांस है। तो जो बेसिक फ्यूल है उसमें फर्स्ट जनरेशन को शामिल किया गया। बेसिक फ्यूल में किसको रखा? फर्स्ट जेन को। सेकंड जनरेशन में उन्होंने देखो किसको, एडवांस बायोफ्यूल जिसे बोलते हैं, उसमें रखा सेकंड और थर्ड जनरेशन। दो तरह के बायोफ्यूल बनाए उन्होंने, एक तो बेसिक बायोफ्यूल और दूसरा एडवांस। बेसिक में रखा फर्स्ट जी को, फर्स्ट जनरेशन को, और जो एडवांस बायोफ्यूल है उनमें रखा सेकंड जी को और थर्ड जी को। डन है। फोर्थ जी की अभी इन्होंने बात नहीं की। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, जो कच्चा माल है जिनसे हम बायोफ्यूल को बनाते हैं, रॉ मटेरियल जो है, उसके एरिया को बढ़ा दिया। मतलब फीड स्टॉक जिसे बोलते हैं, उसको, उसके उन्होंने जो एरिया था, उसका दायरा था, उसको बढ़ा लिया। तो वो दायरा देखो कहां कहां था, उसमें उन्होंने क्या किया, शुगर केन जूस को भी शामिल किया इसमें 2018 में, कि हम इससे भी इसका यूज करेंगे। ठीक है। बी मोलासेस का यूज करेंगे। देखो ये क्या होता है, मोलासेस कुछ नहीं होता, जब आप गन्ने से चीनी बनाते हो तो उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसे मोलासेस बोलते हैं। देखो होता क्या है, आपने जूस लिया, उसको गर्म करते हैं, जब उसको गर्म करते हैं और ऐसे घुमाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल टेक्नोलॉजी, जब उसको घुमाते हैं और गर्म करते हैं तो उसमें से चीनी के क्रिस्टल बन जाते हैं। तो हमने उसमें से चीनी के क्रिस्टल को अलग कर लेते हैं, तो पीछे बचा हुआ जो भूरे से रंग का, काले से रंग का जो पदार्थ होता है उसे मोलासेस बोलते हैं। तो जब देखो पहली बार हमने चीनी के क्रिस्टल जब अलग किए तो उसे बोलते हैं ए मोलासेस। जब हमने दूसरी बार फिर से चीनी निकाल ली तो बचता है बी मोलासेस। और उसके बाद भी अगर हमने चीनी निकाल ली तो बचा खुचा जो होता है वो सी होता है, उसमें फिर कुछ नहीं बचता है। डन है। तो वो काले से कलर का लसलसा सा पदार्थ होता है, उसे बोलते हैं मोलासेस। ठीक है। तो जूस से चीनी बनाने के क्रम में जो अपशिष्ट बचता है, जो बचा हुआ पदार्थ होता है काले भूरे रंग का, उसे बोलते हैं मोलासेस। तो इसका भी यूज कर सकते, क्योंकि इसमें भी शुगर है। डन है। इसके दायरे को बढ़ा दिया, और इसके साथ साथ देखो ये भी किया गया कि हम इसके अंदर जो फूड ग्रेन है, खाद्य पदार्थ है, खाद्यान्न जो होते हैं, तो जो डैमेज खाद्यान्न है उनका भी यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जैसे मान लो चावल है, गेहूं है, ये डैमेज जो हो जाता है, खराब हो जाता है, डैमेज टूटा हुआ, उसका यूज भी इसमें किया जा सकता है। तो याद रखना फर्स्ट जी में हमने क्या बोला था, फूड वर्सेस फ्यूल की डिबेट थी, तो इसलिए सीधा सीधा डायरेक्ट फूड का यूज नहीं किया गया है, जो टूटा हुआ खराब हो जाएगा उसका यूज इसमें किया जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने इसके दायरे को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। डन है। इसके अलावा देखो और भी इन्होंने एक काम किया था, देखो कि बायोडीजल के प्रोडक्शन के लिए, बायोडीजल में मैंने क्या बताया था कि या तो हम यूज करते हैं किसका, एनिमल फैट का या कुकिंग ऑयल का। याद है शुरू शुरू में मैंने बताया था ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन का प्रोसेस। तो ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन के प्रोसेस से बनाया था, तो हमने वेजिटेबल ऑयल का यूज किया था, तो कुकिंग भी तो हो सकता है। तो इन्होंने देखो क्या किया, इन्होंने क्या कि बायोडीजल प्रोडक्शन टू बी इनकरेज फ्रॉम नॉन एडिबल ऑयल सीड, कि जो गैर खाद्य तेल है जो है जिनसे मिलता है उनका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। डन है। जो खाने के काम आता है तेल उसका यूज नहीं करेंगे, तो नॉन एडिबल ऑयल सीड का यूज करेंगे, यूज्ड कुकिंग ऑयल का। देखो जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो खाने का बनाते हैं ऑयल में, तो जो बच जाता है ऑयल से वो पका लेते हैं ना, साइड में निकालते जाते हैं, उस यूज्ड कुकिंग ऑयल का भी इसमें क्या किया जाएगा, रॉ मटेरियल के रूप में करेंगे बायोडीजल के निर्माण में। ठीक है। छोटा जो शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड की जो क्रॉप्स होती हैं, जो जल्दी पक जाती हैं, तैयार हो जाती हैं, उन फसलों का हम इसके अंदर यूज करेंगे, और इनकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी करेंगे कि इनको कैसे इकट्ठा किया जाए, कैसे रिफाइनरी तक पहुंचाया जाए, पूरा का पूरा प्रोसीजर हो, उसकी बात इसमें की गई है। समझ में आया? देखो यहीं से क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, उसने बहुत सारी फसलों के नाम दिए थे, उनमें से कुछ एडिबल थी, खाद्यान्न थे, कुछ ये वाले तेल वाले भी थी, ऑयल सीड्स थे जिनका यूज खाने में होता है। तो बस यहीं से निकालना था कि नॉन एडिबल ऑयल सीड का यूज इसमें नहीं किया जाएगा, सॉरी, और एडिबल का ये नहीं किया जाएगा। डन है। डन। तो एडिबल ऑयल सीड का हम यूज नहीं कर सकते, नॉन एडिबल ऑयल सीड का यूज कर सकते। तो ये इसमें एक बात कही गई है। तो ये इसका पूरा पूरा क्या था, मेन इसकी बात थी। और देखो यहां पर ब्लेंडिंग वाली जो बात मैं कह रहा था, देखो इन्होंने क्या किया था कि 20% ब्लेंडिंग का टारगेट था पेट्रोल में एथेनॉल का, और डीजल में 5% ब्लेंडिंग की बात थी बायोडीजल की।
मतलब डीजल में 5% बायोडीजल डाला जाएगा, पेट्रोल में 20% एथेनॉल डाला जाएगा। टारगेट था 2030 का, लेकिन अभी सरकार ने इसको रिवाइज करके कितना कर दिया, 2025 से 2026 का। डन है। तो इतनी बात समझ में आया कि E20 क्या होता है। E20 मिशन क्या, ब्लेंडिंग का हमारा जो टारगेट है वो है कि हम पेट्रोल में 20% एथेनॉल डालेंगे। डन है। तो ये पूरा का पूरा इस तरह से न्यूज में आ रहा। तो एक टॉपिक जो ये रह गया हमारा, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। देखो ये G20 का जब सम्मेलन हुआ था तो भारत की पहल पर एक इनिशिएटिव, एक पहल शुरू की गई है जिसका नाम है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो इसमें कम से कम 21 देश शामिल हो चुके हैं अभी, नहीं 21 देश। तो इनमें अलग अलग देश हैं, कुछ तो G20 के देश हैं, कुछ उनमें से जो इनवाइट थे जिन्हें बुलाया गया था वो हैं, कुछ अन्य देश हैं, 10 अन्य देश हैं। तो कुल मिला के 21 देश हैं जो इसके अंदर शामिल है। और इसका देखो काम क्या है, देखो एक तो ये क्या करेगा कि देशों को इंकरेज करेगा कि आप बायोफ्यूल को अपनाओ। वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर बायोफ्यूल को अपनाने की प्रक्रिया को तेज करने में ये मदद करेगा। ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा तकनीकी स्थानांतरण में या तकनीकी सहयोग में सहायता करेगा। ब्राजील जैसे देश है वहां पर E85 यूज होता है, सोचो E85, तो उनके पास टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी तकनीकी सहयोग में भी ये मदद करेगा। भारत जैसे देश उनसे तकनीक को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, वो सहयोग करेंगे। जब इस तरह का अलायंस होगा, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस था, तो आपस में तकनीकी सहयोग को भी बढ़ावा देगा। ठीक है। और ये भी कहा गया कि हम क्या करेंगे, हम कुछ स्टैंडर्ड्स बनाएंगे कि ये स्टैंडर्ड होंगे तब उसे इस तरह की क्वालिटी का हम माना जाएगा। ठीक है। तो बायोफ्यूल से रिलेटेड भी कुछ स्टैंडर्ड्स को बनाया जाएगा, कुछ सर्टिफिकेशन दिया जाएगा कि भाई हाँ ये सस्टेनेबल बायोफ्यूल है। बायोफ्यूल भी तो कई तरह के हो सकते हैं, कई ऐसे भी तो हो सकते हैं जिनसे इन्वायरमेंट को उतना फायदा ना होता हो। कई बायोफ्यूल ऐसे हैं जो एमिशन उतना ही करते हैं, और बकायदा ये भी हो कि उनको तैयार करने में फसलों को आपने पेड़ों को और काटा हो, तो आपने कम क्या करना है, इट मींस आपने एमिशन ज्यादा किए। अगर आपने पेड़ों को काटा और उस जगह पर फसल को उगाया और फिर उससे बायोफ्यूल बनाया, तो आपने जो पेड़ों को काटा वहां से भी तो आपने CO2 को रिलीज किया। डन है। तो वो स्टैंडर्ड्स होंगे, कुछ सर्टिफिकेशन के जो पूरे जो मानक होंगे उनको निर्धारित करने में भी ये मदद करेगा। डन है। तो ये सारे और ये क्या करेगा, ज्ञान के केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा कि यहां पर क्या होंगे, ऐसे देश जिनके पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, पूरा नॉलेज नहीं है इनके बारे में, तो उनको भी ये मदद करेगा कि आप बायोफ्यूल को अपनाओ। तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक तरह से आपस में देश सहयोग करेंगे कि कैसे कैसे हम बायोफ्यूल को बढ़ावा दें। कोई दिक्कत इसमें? तो देखो वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देगा, तकनीकी प्रगति होगी, मानकों एवं प्रमाणन प्रक्रियाओं की स्थापना की जाएगी, ये सारा का सारा काम इसके अंदर किया जाएगा। डन है। तो ये है आपका कौन सा, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। डन है। तो ये इस तरह से पूरा का पूरा न्यूज में बना। तो आपको इन देशों का नाम भी याद रखना है, थोड़ा सा देख लेना कि कौन से देश नहीं है। याद रखना इसमें 2 देश नहीं थे तब, एक तो चाइना और एक रशिया। ठीक है, मेन याद रखना, क्योंकि G20 में हुआ है, तो G20 में 7 देशों ने ही सिर्फ इसमें पार्टिसिपेट किया है। कितनों ने, 7 ने। देखो ये रहा G20 में USA है, देखो याद रखना USA भी है, कनाडा भी है, इंडिया भी है, ब्राजील भी है, इटली है, साउथ अफ्रीका, चाइना, रशिया नहीं है। देखो तो मैंने यहाँ क्रॉस करके लिख रहा हुआ है कि अभी तक सदस्य नहीं है। डन है। तो ये आपका ग्लोबल बायोफ्यूल ऐसे। तो पूरा विवाद समझ में आया। और पहले सरकार ने क्या कहा था कि एथेनॉल में शुगर केन जूस का यूज नहीं किया, बाद में कुछ शर्तों के साथ परमिशन दे दी कि आप इतने का यूज कर सकते हो, कि मतलब इतने टन शुगर को आप कन्वर्ट कर सकते हो एथेनॉल में। ठीक। और बी मोलासिस का भी यूज कर सकते हो, तो मोलासिस भी आपको पता लग गया। डन है। तो ये था पूरा का पूरा आपका बायोफ्यूल का टॉपिक, तो काफी न्यूज में था। डन है। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। ठीक है, ओके।